तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, एक सूरवीर की शौर्य गाथा। नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हेलो इंडिया, वेलकम बैक टू डिस्कवरी इन स्टडी। मैं विपिन वाजपेयी। आज 23 जनवरी देश के राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी, आज़ाद हिंद फौज के सेना नायक सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती है और आज ही के दिन हम लोग इनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। आज ही के दिन 23 जनवरी सन 1897 में उड़ीसा के कटक में एक मध्यम वर्गीय कायस्थ परिवार में इनका जन्म होता है। माता का नाम प्रभावती देवी और पिता का नाम जानकी दास बोस। इनके पिता जानकी दास बोस कटक के एक नामी गिरामी वकील होते हैं। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही मेधावी और प्रखर बुद्धि के बालक होते हैं। इनके जीवन पर स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन एवं आदर्शों का बहुत ही गहरा प्रभाव होता है। जहाँ कहीं भी किसी गरीब व्यक्ति को देखते या किसी बीमार व्यक्ति को देखते तो उसकी सेवा में ये निस्वार्थ भाव से लग जाते थे। अपने गुरु बेड़ी माधव से ये मातृभूमि की रक्षा का व्रत लेते हैं। हाई स्कूल की परीक्षा अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ की एक घटना इनके देशभक्ति की भावना, इनके आत्मसम्मान की भावना को प्रकट करती है और वो घटना कुछ इस प्रकार है कि एक अंग्रेज प्रोफेसर जिसका नाम था ओटन, वो भारतीय विद्यार्थियों को अपमानजनक दृष्टि से देखता था, अपमानजनक व्यवहार उनके साथ करता था, अभद्रतापूर्वक व्यवहार करता था। उसको सबक सिखाते हुए एक दिन सुभाष चंद्र बोस उसके गाल पर चांटा मार देते हैं और ये चांटा इतना जोरदार होता है कि उस अंग्रेज प्रोफेसर को दिन में ही आसमान में तारे नजर आ जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस को तो कॉलेज से निष्कासित कर दिया जाता है और जैसे तैसे सुभाष चंद्र बोस अपना बीए कंप्लीट करते हैं। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस अपनी माता की आज्ञा से लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले जाते हैं और वहाँ पे ये आईसीएस की परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा क्वालिफाई करते हैं और कुछ दिन इंडियन सिविल सर्विसेज के अंतर्गत कार्य भी करते हैं। लेकिन इनके दिल में तो देशभक्ति का जज्बा था। दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, उठो तुम्हें स्वदेश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। और इसी कारण वे अंग्रेजों की जलालत भरी हुई नौकरी को लात मारकर स्वदेश आ जाते हैं। 1921 में सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात होती है देश बंधु चितरंजन दास से और चितरंजन दास के सानिध्य में रहकर ये कुछ दिन कार्य करते हैं। चितरंजन दास इनके कार्य से बड़ा प्रभावित होते हैं और फॉरवर्ड नाम के अखबार के संपादन का कार्य इन्हें सौंप देते हैं। अब तो मानो सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों के खिलाफ ब्रह्मास्त्र मिल गया हो। इन्होंने अपनी कलम से अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी और अखबार में देशभक्ति से ओतप्रोत आक्रामक लेख लिखने लग गए। धीरे धीरे जन सैलाब इनसे जुड़ता चला गया। इनकी लोकप्रियता को देखते हुए अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार किया और यातनाएं दी। इस तरह से इनके जेल जाने का सिलसिला चालू हो गया। समय बीतता जाता है। सन 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष चुना जाता है और अध्यक्ष पद ग्रहण करने के बाद ये गांधी जी एवं अन्य नेताओं के साथ मीटिंग करते हैं और आज़ादी की एक तारीख तय करने की बात करते हैं और कहते हैं कि अगर इस तय तारीख तक अंग्रेजों ने भारत नहीं छोड़ा तो बड़ा ही भीषण एवं उग्र आंदोलन सामने आएगा। गांधी जी इनके भीषण और उग्र का मतलब समझ जाते हैं। गांधी जी ठहरे अहिंसावादी और वो जान गए थे कि उग्र एवं भीषण का मतलब हिंसा ही होगा। गांधी जी सहमत नहीं होते हैं। खैर, साल बीतता जाता है। अगले साल सन 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में कई नेता सुभाष चंद्र बोस का नाम सामने लाते हैं, लेकिन गांधी जी एक अपने प्रतिनिधि को खड़ा करते हैं, पट्टाभी सीतारामैया को। दोनों के बीच चुनाव होता है और सुभाष चंद्र बोस भारी मतों से विजयी होते हैं। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष चुने जाते हैं, परंतु गांधी जी मुंह फुला के बैठ जाते हैं। गांधी जी कहते हैं पट्टाभी सीतारामैया हमारे प्रतिनिधि थे, इनकी हार मतलब हमारी हार। इस पर सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से कहते हैं कि हम आपका बहुत सम्मान करते हैं और आपके सम्मान में हम ये अध्यक्ष का पद त्यागते हैं और इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग दिया।
कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सन 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक संस्था बनाते हैं और उसके माध्यम से आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। सन 1939 में ही द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है और ब्रिटेन भारत की मर्जी के बगैर उसे युद्ध में झोंक देता है। ब्रिटेन की सेना के साथ कई भारतीय सैनिक भी होते हैं जिन्हें जर्मनी और जापान बंधक बना लेता है। सन 1941 में सुभाष चंद्र बोस को उन्हीं के घर पर कोलकाता में नजरबंद कर दिया जाता है। लेकिन रात्रि के अंधेरे में अपने भाई की मदद से वे एक मौलवी का वेश बनाकर अपने घर से निकल जाते हैं और काबुल के रास्ते जर्मनी पहुंच जाते हैं। उनका अपने ही घर से रहस्यमय ढंग से गायब हो जाना अंग्रेजों की नींद उड़ा देता है। जर्मनी जाकर सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलने का प्रयास करते हैं और हिटलर के साथ उनका अपॉइंटमेंट फिक्स होता है। तय समय पर सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलने पहुंच जाते हैं। हिटलर आता है, बोलता है, मैं हिटलर, बोलो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, और सुभाष चंद्र बोस की तरफ हाथ बढ़ाता है हाथ मिलाने के लिए। सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं, मैं भारत से आया हूं, मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है, पर मुझे हिटलर से मिलना है, आपसे नहीं। सब हैरान और परेशान, क्योंकि हिटलर उनके सामने ही खड़ा था। वो चला जाता है, दोबारा फिर हिटलर आता है, मैं हिटलर, बोलो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, और सुभाष चंद्र बोस की तरफ हाथ बढ़ाता है हाथ मिलाने के लिए। सुभाष चंद्र बोस का वही जवाब, मैं भारत से आया हूं, मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है और मुझे हिटलर से मिलना है, आपसे नहीं। वो व्यक्ति भी चला जाता है। अगली बार फिर हिटलर आता है और इस बार हिटलर अकड़ में खड़ा होकर बोलता है, हाँ मैं हिटलर हूं, बताओ क्या चाहिए। इस पर सुभाष चंद्र बोस खड़े होते हैं, कहते हैं, साहब आप ही से तो मिलना था, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। और सुभाष चंद्र बोस उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं हाथ मिलाने के लिए। जब हिटलर उनसे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि आप अपने दस्ताने निकाल दीजिए, कृपा करके आप अपने ग्लव्स उतार दीजिए, क्योंकि मैं इस दोस्ती के बीच किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं चाहता। ये बात सुनकर हिटलर बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि हिटलर के सामने इतनी बेबाकी से बोलने का जज्बा किसी वीर पुरुष नहीं हो सकता था। हिटलर उनसे प्रभावित होता है और अपने ग्लव्स उतारकर उनसे हाथ मिलाता है और फिर उनसे पूछता है कि ये बात बताइए कि आपने कैसे पहचाना कि मैं असली हिटलर हूं, वो दोनों नकली हिटलर थे। कई देश की खुफिया एजेंसी आज तक पता नहीं लगा पाई कि असली हिटलर कौन है। कई मीटिंग अटेंड करने यही जाते हैं और कई पार्टियां अटेंड कराते हैं, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चला। लेकिन आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा कि मैं आपसे यहाँ पर हेल्प मांगने आया हूं, तो पहले हाथ हमको बढ़ाना चाहिए था, लेकिन वो जो दोनों आए थे वो खुद स्वयं हाथ बढ़ा रहे थे और आपके जैसा एटीट्यूड भी उनमें नहीं था। मैं तभी समझ गया था कि वो हिटलर हो ही नहीं सकते। हिटलर इनकी इंटेलिजेंस पावर का कायल हो गया और इनसे प्रभावित होकर कहता है कि बोलिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि देखिए, आपके यहाँ हमारे भारतीय सैनिक बंधक बनाए गए हैं, आप उन्हें छोड़ दीजिए, मैं उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ प्रयोग करूंगा। हिटलर कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो तो जर्मनी को बर्बाद करने आए थे, तो वो अंग्रेजों के खिलाफ कैसे जा सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि बस मेरी एक बार उनसे मुलाकात तो करवाइए। हिटलर मान जाता है और उनकी मुलाकात उन कैदियों से कराता है। सुभाष चंद्र बोस अपनी स्पीच शुरू करते हैं और ऐसे देशभक्ति भरे लेख उनके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, देशभक्ति से ओत-प्रोत भाषण उनके सामने देते हैं, स्पीच देते हैं और कहते हैं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें वार का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन रवानी हो, जो परवश होकर बहता हो, वह खून नहीं है पानी है। सारे के सारे हिंदुस्तानी सैनिक, भारतीय सैनिक
सुभाष चंद्र बोस की बातों से प्रभावित होते हैं और वो कहते हैं कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे और अपने देश भारत को आजाद कराएंगे। और वहीं से सिलसिला शुरू हो जाता है अंग्रेजों के दमन का। हिटलर सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप से बड़ा प्रभावित होता है और उसी दिन से हिटलर सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि देता है और तभी से सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहलाते हैं। सुभाष चंद्र बोस और उन सैनिकों को हिटलर पनडुब्बी में बैठाकर सीधे सुमात्रा द्वीप पे भेजता है, जो कि आज इंडोनेशिया का हिस्सा है। तब वो जापान का हिस्सा हुआ करता था। इंडोनेशिया पहुंचते ही सुभाष चंद्र बोस टोक्यो के लिए रवाना हो जाते हैं। टोक्यो पहुंचकर सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात जापान के प्रधानमंत्री से होती है। सुभाष चंद्र बोस जापान के प्रधानमंत्री से भी दोस्ती का हाथ मिलाते हैं और वहीं पे सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात रास बिहारी बोस से होती है। रास बिहारी बोस उस समय वहां पे आजाद हिंद फौज का संचालन कर रहे होते हैं। सुभाष चंद्र बोस आगे की रणनीति बनाते हुए जापान की मदद से पहले सिंगापुर पर कब्जा करते हैं। सिंगापुर पहुंचकर वे आजाद हिंद सरकार का गठन करते हैं और इस अस्थायी सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस और टोटल 9 देशों में समर्थन प्राप्त होता है। रास बिहारी बोस आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप देते हैं। सुभाष चंद्र बोस इस आजाद हिंद फौज में 4 ब्रिगेड का गठन करते हैं। महात्मा गांधी ब्रिगेड, अब्दुल कलाम आजाद ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड और एक महिला ब्रिगेड जिसका नाम होता है रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। सिंगापुर में ही सुभाष चंद्र बोस जय हिंद का नारा देते हैं और वहां से बर्मा पहुंचते हैं। बर्मा में फिर सेना में जोश भरते हुए कहते हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद फौज नागा पहाड़ियों को क्रॉस करते हुए भारत में प्रवेश करती है और भारत के कई हिस्सों पर तिरंगा झंडा फहरा देती है। लेकिन तभी एक टर्निंग पॉइंट आता है। जापान पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिरा दिया जाता है। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों शहरों को ध्वस्त कर दिया जाता है और सुभाष चंद्र बोस को अपनी कार्रवाई वहीं पर रोकनी पड़ती है क्योंकि जापान ने हाथ समेट लिए थे। जापान की स्थिति बहुत ही बुरी थी। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना से कहा कि हम आगे की कार्रवाई बाद में करेंगे, अभी यहां से वापस लौटो। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस टोक्यो के लिए रवाना हो जाते हैं और बताया जाता है कि उनका प्लेन ताइवान के पास क्रैश हो गया, पर उनकी मृत्यु की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। और इस तरह भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए यह वीर सपूत अपने प्राणों की आहुति दे देता है। इसीलिए हम लोग प्रतिवर्ष 23 जनवरी को इनके जन्म दिवस पे पराक्रम दिवस मनाते हैं।